वो आज हमें बताने का प्रयास करेंगी। सही है, तो सभी रेडी हैं सीखने के लिए? तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे एसोसिएट को बुलाना चाहूंगी। क्या हमारे एसोसिएट तैयार है? हाथ ऊपर करके मुझे दिखाएंगे, हाथ ऊपर करिए। आज हमारी ट्रेनर की बात कर रही हूँ, वो आ चुकी है। प्लीज अपना हाथ ऊपर करेंगे। ओके, तो दोस्तों काफी लोग उनसे परिचित हैं और काफी लोग आज परिचित होंगे, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं उनका नाम लेने जा रही हूँ। सो प्लीज वेलकम रश्मि मिश्रा मैडम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। दोस्तों जोरदार तालियों से उनका वेलकम कीजिएगा, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तो रश्मि मैडम, अभी तक थी मेरी बारी, अब आपकी बारी है। मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आप अनम्यूट। यस मैम, मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, ओके, चलिए स्टार्ट कीजिए। यस मैम। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय रेड क्लब लीडर DN शर्मा सर और सीमा मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं, मैं अपनी बातों को प्रेशर लेवल में होते हुए भी अपनी बातों को आप सभी के सामने रख सकूं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे रेड क्लब लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। साथ ही साथ मैं अपने ग्रेट अपलाइन लीडर्स जय सर, रिया मैम और राखी मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज तक मैंने जो भी सीखा है फील्ड में, आज तक जब मैं फील्ड में जाती थी रिया मैम के साथ या राखी मैम के साथ, तो मैं उन्हें देखती थी कि प्लान कैसे सुनाती हैं मैम और फॉलोअप कैसे करती हैं, और कहीं ना मैं उन सब बातों को ना सीखती थी। और अब आज मैं बहुत कुछ, थोड़ा बहुत तो सीख ही चुकी हूँ दोस्तों। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे अपलाइन लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों मैं अपना एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम रश्मि मिश्रा है और मैं भिलाई से बिलोंग करती हूँ, और एट प्रेजेंट मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ इस बिजनेस को भी कर रही हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में आए हुए मुझे कुछ ही समय का अंतराल हुआ है और फिलहाल मैं सीखने के प्रोसेस में हूँ दोस्तों। और अगर बिजनेस की बात करूँ ना, तो मुझे भी आप ही की तरह एक इन्विटेशन आया था, मेरी फ्रेंड शीतल ने मुझे इन्वाइट किया था, और आज कहीं ना कहीं इस बिजनेस को मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, आप सभी के सामने हूँ दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वो मेरी फ्रेंड शीतल आज मेरी शीतल मैम बन चुकी है। मैं चाहती हूँ शीतल मैम के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। दोस्तों आज मैं इस बिजनेस में सफल होने आई हूँ और आप सभी भी इस बिजनेस में सफल होने ही आए हैं दोस्तों। हम सभी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं। एक रिक्शे वाला से लेकर एक करोड़पति आदमी भी ना अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है दोस्तों। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो करोड़पति है वो सफल है, क्योंकि हमने सफल व्यक्ति की परिभाषा पढ़ी है दोस्तों कि जिस व्यक्ति के पास पैसे हैं और समय है, टाइम है, और कहीं ना कहीं उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और सुरक्षा पद भी अच्छी तगड़ी है, वही व्यक्ति सफल होता है दोस्तों। लेकिन हमारे पास ये सब नहीं है, नहीं हो पाता कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और हम कहीं ना कहीं ना सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों आखिर हमें ऐसी क्या कमी है जिसके कारण हम सफल नहीं हो पा रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें अपनी कमियों को दूर करने की जरूरत है। और दोस्तों मेरा मानना है कि जिस दिन हमने अपनी इस कमियों को निकाल दिया, जिस दिन हमने अपनी इस कमियों में इम्प्रूवमेंट ला ली, नो डाउट दोस्तों बाकी की तरह ना हम भी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज अपने टॉपिक की ओर बढ़ती हूँ। आज हम सफलता के कुछ नियम पढ़ेंगे दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है पेंसिल के 5 नियम। पेंसिल के पास सीखने के नियम है दोस्तों। आज मैं जो भी बातें यहाँ बताने का प्रयास करूंगी, मैं चाहती हूँ कि आप सभी उसे अपने आचरण में उतारिए और अच्छी बातों को लेकर जाइए दोस्तों। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिस तरह हमारी 5 उंगलियां होती है और अगर उसमें से एक उंगली भी कट जाती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रॉब्लम होती है अपने कामों को करने में। उसी तरह अगर ये पेंसिल के 5 नियम है और इन पेंसिल के 5 नियमों को अगर हम एक भी नियम को हम अपने आचरण में नहीं उतारते हैं, एक भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों हम सभी प्रयास करेंगे कि पेंसिल के 5 नियम को अपने आचरण में उतारे, अपने व्यवहार में उतारे दोस्तों। तो दोस्तों मैं पेंसिल का पहला नियम स्टार्ट करती हूँ दोस्तों। पेंसिल को अपनी योग्यता दिखाने के लिए स्वयं को दूसरे के हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित करना पड़ता है। दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि पेंसिल
अपने आप को पूर्ण रूप से किसी और व्यक्ति के हाथ में समर्पित कर देती है। और यहाँ पर पेंसिल को ये नहीं पता रहता कि वो सफल होगी कि नहीं, उसे कुछ भी नहीं पता रहता, लेकिन वो क्या करती है, वो विश्वास के साथ उस व्यक्ति पर विश्वास करती है और खुद को सफलता के लिए उस पर सौंप देती है, और बिना किसी शिकायत के। हम समझ पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि पेंसिल एक निर्जीव वस्तु है और हम सजीव वस्तु हैं, फिर भी हम में समर्पण की भावना नहीं होती है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पेंसिल एक निर्जीव वस्तु है, वो चल फिर नहीं सकती, सांस नहीं लेती, फिर भी ना वो विश्वास रख के खुद को अपने सीनियर को किसी व्यक्ति के हाथों में सौंप देती है। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारे पास तो सोचने समझने की शक्ति है, बोलने का अधिकार है, लेकिन इसके बाद भी ना हम खुद को समर्पित नहीं करते, अपनी सफलता के लिए ही हम दूसरों को समर्पित नहीं करते खुद को। दोस्तों, कहीं न कहीं ये हमारे लिए ना सोचने की बात है कि जब पेंसिल निर्जीव होके खुद को समर्पित कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम तो अपनी बातों को अपने सीनियर के सामने रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं अपने सीनियर से, लेकिन दोस्तों पेंसिल तो वो भी नहीं कर सकती। लेकिन पेंसिल फिर भी विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। डॉक्टर, जब हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं, तो क्या होता है, हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स डॉक्टर को बताते हैं और फिर एट लास्ट हम डॉक्टर को ये कह देते हैं कि डॉक्टर साहब, आपको ना अब जो भी दवाई देना है आप दीजिए, बस मुझे ठीक कर दीजिए। तो कहीं न कहीं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम खुद को डॉक्टर को समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि अब ये हो जाता है कि डॉक्टर मुझे जो भी दवाई देगा ना, वो मैं खाऊँगी। अब हमें ये भी नहीं पता रहता कि वो दवाई अच्छी भी है या नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है कि नहीं है, उसके बाद भी ना हम वो दवाई खाने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ हम समर्पण ही कर रहे हैं। भले हमें ये बात नहीं समझ आती कि हमने समर्पण कर दिया है, लेकिन हम यहाँ समर्पण ही कर रहे हैं दोस्तों। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्रिकेटर, जब क्रिकेटर को शुरुआती दौर पर मैच खेलने नहीं आता, तो वो क्या करता है? वो ट्रेनिंग सेंटर पे जाता है कोच के पास ट्रेनिंग लेने के लिए। तो क्या करता है दोस्तों, वो उस समय पर वो खुद को ना कोच को पूर्ण रूप से समर्पित कर चुका होता है। क्यों कर चुका होता है? क्योंकि उसे ना कहीं न कहीं पता होता है कि अगर वो कोच को खुद को समर्पित करता है, तो नो डाउट जिस तरह आज कोच सफल है, उसी तरह एक दिन मैं भी सफल हो सकता हूँ, क्योंकि कोच कहीं न कहीं मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और अगर मैं कोच के पीछे-पीछे चलता हूँ, कोच के हाथों को पकड़ कर चलता हूँ, तो नो डाउट एक दिन मैं भी कोच की तरह सफल हो सकता हूँ। तो दोस्तों, हम समझ पा रहे हैं, पेंसिल से हमें सीखना चाहिए, और हर फील्ड में हम देख रहे हैं कि ना हमें समर्पण की भावना तो होती है। तो दोस्तों, उसी तरह हमारे बिज़नेस में भी हमें स्वयं को, अपने सीनियर को समर्पण करना है डायमंड बनने के लिए। दोस्तों, अगर आप इस बिज़नेस में आ चुके हैं, अगर आपने इस बिज़नेस में एंट्री ले ली है, अगर आपने इस बिज़नेस में कदम रख लिया है दोस्तों, तो आपको ना पूर्ण रूप से अपने सीनियर को खुद को समर्पित करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम समझ पा रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे सीनियर हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम उनका हाथ पकड़कर उनके पीछे चलते रहते हैं ना, तो नो डाउट आज सीनियर जिस जगह पे हैं, कल हम भी सीनियर को फॉलो करके सीनियर के जैसा बन सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमें डायमंड बनना है ना, तो खुद में समर्पण की भावना तो रखनी पड़ेगी दोस्तों। और दोस्तों, जिस दिन आपने समर्पण की भावना रख ली, उस दिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने ना अपने सफलता की एक सीढ़ी तो यूँ ही चढ़ ली है। हमें यहाँ पर बिल्कुल डाउट करने की बात नहीं है कि हम अपनी सफलता से पीछे हैं। हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ चुके हैं दोस्तों, ये हमें समझने की बात है। चलिए एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पर एसोसिएट स्टोरी है, मतलब इस स्टोरी का किसी से कोई लेना-देना नहीं है, प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा, मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ दोस्तों। एक मान लेते हैं मेरी कोई एक एसोसिएट है, जब वो सिस्टम में आती है, बिज़नेस को करने के लिए आती है, तो वो जब सब सारे सीनियर से मिलती है, तो बहुत खुश रहती है, बिज़नेस को करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो घर जाती है ना, तो क्या होता है, वो निराश हो जाती है, उसका बिल्कुल मन नहीं करता बिज़नेस को करने का। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो दूसरे दिन फिर सिस्टम में आती है, वो फिर रिचार्ज हो जाती है, वो फिर रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी पावर है ना कि वो हर किसी को रिचार्ज कर देता है। तो फिर से वो रिचार्ज हो जाती है और कहीं न कहीं बिज़नेस को लेके बहुत एक्साइटेड हो जाती है, लेकिन फिर वही होता है, जब वो घर जाती है ना, फिर से निराश हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने 2-3 दिन नोट किया और मैंने समझा कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये बिज़नेस में आती हैं, तो बहुत अच्छे से रहती हैं, घर जाने के बाद इनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है। तो मैंने बात समझी दोस्तों, मुझे बात समझ आई कि कहीं न कहीं
इनके अंदर ना पावर ऑफ सबमिशन की कमी थी दोस्तों। पावर ऑफ सबमिशन, हम समझ पा रहे हैं समर्पण की शक्ति अगर हमारे अंदर नहीं है ना, तो कोई हमें कितना भी सिखा ले, कोई हमारे दिमाग में कितना भी भर ले, हम ना उसे नहीं समझ सकते, वो ना हमारे दिमाग से निकल ही जाएगी एक टाइम के बाद। तो दोस्तों कहीं ना कहीं समर्पण की शक्ति की बहुत जरूरत है। उस महिला में समर्पण की शक्ति नहीं थी, उसने खुद को पूर्ण रूप से मुझे समर्पित नहीं किया था, खुद को पूर्ण रूप से सीनियर्स को समर्पित नहीं किया था। इसलिए वो जब सिस्टम में आती थी तो बहुत अच्छे से रहती थी, और घर जाते ही ना मेरी बातों को भूल जाती थी, सीनियर्स की बातों को भूल जाती थी, घर जाकर वो किन्हीं भी बातों को अप्लाई नहीं करती थी। इसलिए वो क्या हो जाती थी, नेगेटिव हो जाती थी। अब हम समझ पा रहे हैं दोस्तों वो नेगेटिव क्यों हो जाती थी। वो उस बीच ना नेगेटिव पीपल से मिलती थी। हम सब भी जब अपने सिस्टम से आते हैं तो 4 लोग हमें हर दिन मिल जाएंगे नेगेटिव लोग, तो कहीं ना ये हमारे अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हमें उनकी बातों को नहीं सुनना है। तो दोस्तों अगर हम चाहते हैं ना खुद को सफल बनाना, अपनी कठिन राह को सफल अगर आप बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो समर्पण का भाव, समर्पण का भाव मतलब खुद को समर्पित तो करना होगा, खुद को पूर्ण रूप से सबमिट तो करना होगा दोस्तों। जिस तरह अगर हमें किसी फील्ड में ऊपर जाना है, मतलब आगे की ओर बढ़ना है, तो दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि हर सफलता की राह में हमें आगे बढ़ने के लिए ना एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक सीनियर की जरूरत पड़ती है। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, स्कूल हो, डॉक्टर का फील्ड हो, कोई भी फील्ड की बात करें, तो हर फील्ड में हमें एक मेंटर की जरूरत पड़ती है दोस्तों। उसी तरह इस बिजनेस में भी ना हमें एक मेंटर की जरूरत है, और वो मेंटर है हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर होते हैं और हमारे सीनियर होते हैं। तो कहीं ना हमें अपनी बातों को ना आसपास के लोगों को समर्पित नहीं करना है, हमें अगर समर्पित करना ही है ना खुद को, तो अपने सीनियर को करना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा दिमाग ना एक खाली जमीन की तरह है दोस्तों। अगर आप बीज नहीं बोएंगे तो घास उग जाएगी दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं, अगर एक कोई खाली जमीन है, अगर वहां पर अगर आप बीज नहीं लगाएंगे, अगर वहां आप फसल नहीं बोएंगे दोस्तों, तो क्या होता है, वहां अपने आप ना घास उग जाती है। वहां हमें जाकर घास उगाना नहीं पड़ता है, वो घास अपने आप उग जाती है दोस्तों। उसी तरह हमारा दिमाग भी एक खाली जमीन है दोस्तों। हम समझ पा रहे हैं, अगर आप इसमें बीज नहीं बोएंगे, मतलब अगर आप इसमें पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, आप अपने दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा, आसपास के गाय भैंस आएंगे। अब घास उग चुका है ना, तो आसपास के गाय भैंस आएंगे घास को खाने के लिए। और वो गाय भैंस कौन होते हैं दोस्तों, आसपास के नेगेटिव लोग। और वो लोग घास चरते हैं, मतलब हमारे दिमाग में जो अन्यथा बातें आने लगती है ना, उन बातों को चरते हैं, उन बातों को और बढ़ाते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, घास चरने के बाद ना वही गोबर करके चले जाते हैं दोस्तों। मतलब कहीं ना अपने दिमाग के कचरे को हमारे दिमाग के अंदर डालकर चले जाते हैं, अपने दिमाग की नेगेटिविटी को ना हमारे अंदर डालकर चले जाते हैं। और हम बड़े शौक से उनकी नेगेटिविटी को लेते रहते हैं, बिना ये जाने कि ये बोल भी क्या रहे हैं, ये क्या बोल रहा है मेरे बारे में। अगर बिजनेस मेरा है तो मुझे खुद सोचना चाहिए, मुझे अपने सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, गाय भैंसों की बातों को अपने दिमाग में लेता है, गाय भैंसों के कचरों को अपने अंदर लेता है, लेकिन सीनियर को समर्पित नहीं करता है दोस्तों। तो उसी तरह इस बिजनेस में हमें सीनियर को सौंपना है, ना कि आसपास के नेगेटिव लोगों को, आसपास के गाय भैंसों को। अगर दोस्तों आपको समर्पित करना ही है ना खुद को, तो अपने सीनियर को कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने सीनियर को सबमिट कीजिए, सीनियर आपको सफलता की राह में ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना दिमाग, अपने आप को नेगेटिव लोगों को दोगे ना, गाय भैंसों को दोगे ना, तो वो गाय भैंस आपको सिर्फ गोबर ही देगी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर समझने की बात है कि समर्पण भावना अपने सीनियर के लिए होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये था पहला नियम। अब हम समझते हैं दूसरे नियम की ओर चलते हैं। ये था पहला नियम, पेंसिल का पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम की ओर। पेंसिल का दूसरा नियम दोस्तों, पेंसिल जिस व्यक्ति के हाथ में उसने स्वयं को सौंपा है, वो जिस भी एंगल से लिखना चाहे उसे लिखने को तैयार रहना है। अब दोस्तों यहाँ पेंसिल समर्पण के लिए तैयार हो चुकी है। अब वो किसी भी एंगल से लिखने के लिए भी तैयार हो चुकी है, क्योंकि अब वो व्यक्ति है वो उसे जिस भी एंगल से लिखेगा ना, वो रेडी हो चुकी है। यहाँ पर पेंसिल ये नहीं बोलती कि मुझसे ABCD मत लिखवाओ, मुझसे अनार का अंक मत लिखवाओ, मुझसे ड्राइंग मत बनवाओ। मतलब यहाँ पेंसिल हर एक एंगल से लिखने के लिए तैयार हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर पेंसिल ये नहीं सोचती कि असफल होंगी कि सफल। यहाँ पर पेंसिल को असफलता का डर नहीं होता दोस्तों। लेकिन हम क्या करते हैं अपने इस बिजनेस में,
जैसे ही हमें जानकारी देखने को मिलती है, जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, दोस्तों हम क्या करते हैं, खुद को ना अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो, अगर मैं लोगों को नहीं जोड़ पाया तो, इस तरह के दिमाग में हमारे बातें आने लगती है और कहीं ना हम उसी समय से असफलता की ओर बढ़ चुके होते हैं। तो दोस्तों हमें विश्वास रखना है और खुद को समर्पित करके ना हर एक एंगल से लिखने को तैयार रहना है दोस्तों। उसी तरह इस बिजनेस में भी हमें सीनियर बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी कहे करना चाहिए, जैसे पेंसिल। अब दोस्तों अब बात आती है किसी भी एंगल से लिखने की। अब हमने अपने आप को सीनियर को समर्पित कर चुका है, अब बात आती है एंगल की। तो अगर इस बिजनेस में सीनियर हमें बिजनेस से रिलेटेड जो कुछ भी कहते हैं ना, वो हमें हमेशा या सर कह के फॉलो करना है। हमें सीनियर की बातों में आर्ग्यू नहीं करना है कि सीनियर मुझे क्यों बोले, क्योंकि दोस्तों सीनियर हमें जो भी कहते हैं, अगर सीनियर हमें कहते हैं कि फॉलोअप पे जाना है, प्लान पे जाना है, डीडी लेने जाना है, क्लोजिंग करनी है, जो भी अगर सीनियर हमें जिस भी एंगल से काम करने कहते हैं ना, हर एक एंगल से हमें काम करने के लिए रेडी रहना है। हमें ये नहीं कहना है कि मुझे फॉलोअप करने नहीं आता, मुझे प्लान देने नहीं आता, ये आप कर दीजिए। हमें हर एक चीज को सीखना है और हर एक चीज को फॉलो करना है दोस्तों, जिस तरह से पेंसिल करती है। लेकिन हम सोचते कुछ और है। सीनियर ने बोले हैं तो जरूर सीनियर का कुछ फायदा होगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही सीनियर हमें कुछ बात कहते हैं ना, तो हम सीनियर की बातों को सुनने के बजाय ना अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि सीनियर ने मुझे काम करने बोला है तो जरूर सीनियर का ही कुछ फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं काम करती हूँ और पैसे मेरे सीनियर को आते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे मन में ये गलत फहमी आ जाती है कि मैं काम करता हूँ और पैसे मेरे सीनियर को आते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत है। इस तरह की भावना अगर हम में है ना, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर ये गलत फहमी है हमारे अंदर, तो इस गलत फहमी के साथ ही साथ ना हमारे अंदर ये बातें आने लगती है कि काम हमारा और नाम आपका। काम मैं कर रहा हूँ और नाम मेरे सीनियर का हो रहा है, लोग रेस्पेक्ट मेरी सीनियर की कर रहे हैं, लोग नमस्कार मेरे सीनियर का कर रहे हैं, और यहाँ पीठ पीछे काम मैं कर रही हूँ। इस तरह की भावना आती है दोस्तों, ये बिल्कुल लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमसे सीनियर हमें कुछ कह रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, तो नो डाउट वो हमारी सफलता के लिए है, वो हमारे नुकसान के लिए तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम बिजनेस में न्यू होते हैं तो दिल की जगह दिमाग लगाते हैं। जब दोस्तों हम बिजनेस में न्यू ज्वाइन किए होते हैं, फ्रेशर लेवल पर होते हैं, तो कहीं ना हमें फील्ड का नॉलेज नहीं होता, बिजनेस का नॉलेज नहीं होता, और हम क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं कि अरे वो ना बोल दिया, वो ऐसा बोल दिया, तो हम क्या करने लगते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो दोस्तों ये ना दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है दोस्तों, दिल लगाने का बिजनेस है। अगर आपने दिल लगा के बिजनेस कर लिया है ना, तो बस यूं समझ लीजिए कि सफलता ने आपके कदम यूं ही चूम लिए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ना दिल लगाइए। अगर आप इस बिजनेस में आ ही चुके हैं ना, तो दिल लगाइए दोस्तों, दिमाग का इस बिजनेस में कोई काम नहीं है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है कि डाउनलाइन भले ना रहे, लेकिन अगर अपलाइन है तो डाउनलाइन फिर बन जाएगी दोस्तों। आज तक मैंने फ्रेशर लेवल में आकर 1-2 महीने के एक्सपीरियंस में जितनी भी बातें सीखी है दोस्तों, उसमें मैंने एक बात सीख ली है, एक बात मैंने गांठ बांध ली है दोस्तों, कि अगर भले मेरी डाउनलाइन तबाह हो जाए, भले मेरी डाउनलाइन ना रहे, एक की भी डाउनलाइन ना रहे दोस्तों, लेकिन अगर मेरा अपलाइन जिंदा है ना दोस्तों, अगर मेरा अपलाइन जिंदा है, तो नो डाउट मेरी लाखों की डाउनलाइन बना के दे देंगे मेरे अपलाइन। इतना तो मुझे अपने अपलाइन पर विश्वास है दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथ ही साथ मैं ये भी कहती हूँ कि अगर मेरी लाखों की डाउनलाइन है और अगर मेरे एक अपलाइन ही नहीं है, अगर मैं अपने एक अपलाइन को ही फॉलो नहीं करती हूँ दोस्तों, तो वो 1,00,001 नहीं होगी मेरी डाउनलाइन, अगर मेरे अपलाइन नहीं है। तो मैं लिख के दे सकती हूँ यहाँ पर कि अगर मेरे अपलाइन नहीं है तो वो ना डाउनलाइन 1,00,001 नहीं हो सकती। तो दोस्तों हम यहाँ पर अपलाइन की महत्वता को समझ पा रहे हैं कि इस बिजनेस में सीनियर का कितना बड़ा रोल है दोस्तों। समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। महाभारत का युद्ध हुआ दोस्तों, महाभारत का युद्ध हुआ, हम सभी जानते हैं युद्ध में कौन जीता, पांडव जीते और कौरव हार गए। अब दोस्तों मजे की बात तो ये आती है कि भीम जी कहते हैं मुझे जाना है धृतराष्ट्र जी से मिलने। भीम जी कहते हैं कि मुझे जाना है धृतराष्ट्र जी से मिलने। अब धृतराष्ट्र तो पहले से ही क्रोधित रहते हैं कि मेरे प्राणों से प्रिय दुर्योधन को तुम लोगों ने मार डाला, मैं जरूर बदला लूंगा।
वो बहुत क्रोधित रहते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्ण जी सुनते हैं कि भीम जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए कह रहे हैं, भीम कृष्ण जी उसी समय भीम को कहते हैं, भीम तू रुक, भीम तू रुक यहीं पर। उस समय भीम जी क्या करते हैं, अपने गुरु की बात मानते हैं, अपने कृष्ण जी की बात मानते हैं और वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों हमारे बिजनेस में क्या होता है, जैसे ही हमारे सीनियर बोले तू रुक, आज ये काम नहीं करना है, हम क्या कहते हैं, मैं थाईलैंड अचीवर हूँ, मैं फॉरेन अचीवर हूँ, मैं यूरोप क्वालिफाई कर चुका हूँ, मुझे सीनियर कैसे रोक दिए। मेरे में इतनी क्वालिटी आ चुकी है कि मैं बिजनेस को यूं ही कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे अपलाइन की भी जरूरत नहीं है, अब तो ये बिजनेस मैं ऐसे कर लूंगी क्योंकि मुझे ना एक्सपीरियंस हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर ना हमें ये नहीं सोचना है, हमें भीम जी की तरह ना अपनी गुरु की बातों को हर एक पल पे, हर एक कदम पे समझना है दोस्तों। चलिए युद्ध की ओर आगे बढ़ते हैं, स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण जी भीम को रोकते हैं और भीम जी वहीं पर रुक जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि कृष्ण जी ना भीम जी के बदले में भीम जी का पुतला बनाकर भेजते हैं। अब भीम जी का पुतला जाता है धृतराष्ट्र के पास। अब धृतराष्ट्र तो पहले से ही क्रोधित रहते हैं, जैसे ही देखते हैं भीम के पुतले को, वो समझते हैं कि भीम है, असली भीम है, तो वो जैसे ही भीम को देखते हैं, जोर से आलिंगन करते हैं उसका, मतलब बहुत जोरों से उसे गले लगाते हैं और इतनी जोर जोर से गले लगाते हैं ना दोस्तों कि भीम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भीम का जो पुतला रहता है उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर वहां पर भीम के पुतले की जगह भीम जी गए होते तो उनका क्या होता। मतलब दोस्तों जीतने के बाद भी गुरु की जरूरत हमेशा होती है दोस्तों। यहाँ पर पांडव युद्ध जीत चुके थे, उसके बाद भी उन्हें अपने गुरु की जरूरत पड़ी, उन्हें कृष्ण जी की जरूरत पड़ी और उन्होंने अपने गुरु की बात मानी, तब जाके वो सफल हुए, तब जाके उन्हें वे अपनी जिंदगी बचा पाए। और अगर वो उस समय चले गए होते तो क्या होता, उनकी मृत्यु हो सकती थी दोस्तों। उसी तरह इस बिजनेस में भी अगर सीनियर हमें कुछ कहते हैं तो हमें मानना है, गुरु की बातों को हमेशा मानना है। अगर हम जीत भी जाते हैं, डायमंड भी बन जाते हैं ना, तब भी हमें गुरु की जरूरत रहेगी। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो हमारे रेड क्लब लीडर्स जो है शर्मा सर और सीमा मैम, आज भी वो हमसे कई ज्यादा हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, रेड क्लब लीडर बन चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें गुरु की जरूरत पड़ती है, उन्हें डायमंड सर लोगों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ना गुरु की जरूरत हमें हमेशा होती है, हर एक फील्ड में होती है, हर एक कदम पे होती है दोस्तों। हो सकता है हमारे डायमंड लीडर्स को भी अपने से भी ऊपर वाले डायमंड लीडर्स की जरूरत पड़ती होगी। मतलब दोस्तों हर एक कदम पे ना सबको गुरु की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ना हमें हर एक एंगल से लिखने के तैयार रहना है दोस्तों। ये था पेंसिल का दूसरा नियम। अब बढ़ते हैं पेंसिल के तीसरे नियम की ओर दोस्तों। पेंसिल ने जिस व्यक्ति के हाथों में स्वयं को सौंपा है, तीसरे नियम की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पेंसिल ने जिस व्यक्ति के हाथों में स्वयं को सौंपा है, वो व्यक्ति अगर उसे निरंतरता के साथ लिखना चाहे ना, तो पेंसिल को निरंतरता के साथ लिखने के लिए तैयार रहना दोस्तों। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि अब यहाँ पर पेंसिल ये नहीं कहती कि मैं थक चुकी हूँ, मुझसे मत लिखवाओ, मुझे दर्द हो रहा है, मुझसे मत लिखवाओ, मैं नहीं लिखना चाहती हूँ। पेंसिल कुछ नहीं कहती है, पेंसिल कंसिस्टेंसी रखती है, पेंसिल लगातार लिखती रहती है दोस्तों। उसी तरह इस बिजनेस में भी हमें निरंतरता के साथ सीनियर जो कहें उसे फॉलो करना है दोस्तों। अगर सीनियर हमें कहते हैं कि डेली संडे प्लान में आइए, हर फ्राइडे ट्रेनिंग में आइए, हर ग्रुप मीटिंग को अटेंड कीजिए, तो दोस्तों हमें ना अटेंड करना है। जिस तरह पेंसिल कंसिस्टेंसी रखती है ना, उसी तरह हमें भी अपनी ट्रेनिंग्स के लिए कंसिस्टेंसी रखनी है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक फ्राइडे ट्रेनिंग में जाते हैं, दूसरे में नहीं जाते, तीसरे में जाते हैं, चौथे में नहीं जाते, अपना दिमाग लगाना चालू करते हैं दोस्तों। मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हम कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। और समझ पा रहे हैं हम, अगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी ना तो हम पीछे होते जाएंगे। जिस तरह अगर मैं बात करूं कि अगर हम कंसिस्टेंसी रखते हैं तब क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज बढ़ती रहती है, हम एजुकेशन लेते रहते हैं और हमें ना लीडरशिप की क्वालिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसी क्वालिटी के साथ ना एक दिन हम सफल हो जाते हैं दोस्तों। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी नहीं रख रहे हैं बिजनेस में तो क्या होगा, होगा यही कि हमें नॉलेज की कमी रहेगी और कहीं ना कहीं हम एजुकेशन नहीं लेंगे तो नॉलेज कम रहेगा और लीडरशिप तो फिर कोई चांस ही नहीं है लीडरशिप आने का। और फिर कहीं ना हम असफलता की ओर आगे बढ़ चुके होते हैं दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी रखना तो बहुत जरूरी है, खासकर हमारे इस बिजनेस में। इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस के साथ 3 से 5 साल काम करना है बिना रुके। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस में आ चुके हैं, अगर आपने इस बिजनेस में अपनी सफलता को देखा हुआ है, तो आपको 3 से 5 साल शिद्दत से काम करना पड़ेगा, दिल लगा के काम
करना पड़ेगा, बिना रुके काम करना पड़ेगा, टिके रहना होगा दोस्तों। आपको इस बिज़नेस में टिके रहना पड़ेगा। चाहे कितने भी पड़ाव आएँ, कितने भी ऊँच-नीच आए बिज़नेस में, कभी-कभी ऐसा होता है कि बिज़नेस थोड़ा डाउन चलता है, कभी-कभी बहुत अच्छा चलता है। तो दोस्तों हमें ये नहीं सोचना है कि अब तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये सोच के है ना हमें कंसिस्टेंसी नहीं रोकनी है अपनी, हमें कंसिस्टेंसी रखे रहना है दोस्तों। अगर हम ये सोच लेते हैं कि थोड़ा-सा रुक जाता हूँ, 5 साल है, 1 महीना आराम कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा 5 साल में 1 महीना चला जाएगा तो? कुछ नहीं होगा। तो अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं ना कि 1 महीना रुक जाता हूँ, तो दोस्तों कहीं न आप अपनी सफलता से पीछे होते जा रहे हैं दोस्तों। आपकी सफलता उतनी ही आपसे पीछे होती जा रही है दोस्तों। तो कहीं न कहीं आप कंसिस्टेंसी रखिए, बिज़नेस में आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सफलता से पहले गोल बनाना और कंटिन्यू लगे रहना ही हमें सफल बनाता है। दोस्तों ड्रीम तो हम सभी देख लेते हैं। आप भी ड्रीम देखते हैं, मैं भी ड्रीम देखती हूँ, हर कोई दुनिया में ड्रीम देखता है। लेकिन दोस्तों ड्रीम देख के ना हम सफल होना चाहते हैं उसमें। लेकिन अब सफलता के लिए हमें करना क्या होगा? सफलता के लिए ना दोस्तों हमें गोल बनाना चाहिए सबसे पहले। अगर हमारे पास गोल नहीं है सफलता को पाने के लिए, तो हम फिर आगे कैसे बढ़ेंगे उसमें? हमारे पास कुछ चीज़ ही नहीं रहेगी आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले ना गोल बनाना है हमें और उस गोल पे निरंतर चलना है, निरंतर चलना है। कंटिन्यू उस गोल को हमें कंप्लीट करना है, तब जाके ना हम अपनी सफलता के पास पहुँच चुके होते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी रखिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए, खुद ही आएगी सफलता। अगर दोस्तों इस बिज़नेस में आपने लगातार काम कर लिया है, लगातार काम कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं लगातार काम तो कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप ये सोचे बिना काम करते हैं दोस्तों, तो मेरा विश्वास है कि यहाँ पर ना आपको कोई गिरा सकता है, ना ही आपको कोई हरा सकता है, ना ही यहाँ से आपको कोई पीछे करता है दोस्तों। क्योंकि जब इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें हम लगातार करते हैं ना, तो होता यही है कि यही छोटी-छोटी चीज़ें ना हमारी ज़िंदगी बदल बदल देती है, हमारा भविष्य बना देती है दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी रखिए। आइए एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पानी की बूँद। हम सभी ने पानी की बूँद देखी है, अपने आप में कितनी छोटी होती है दोस्तों, लेकिन जब ये पानी की बूंद लगातार एक ही पत्थर पर एक ही जगह गिरती है ना, तो दोस्तों वो पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। हम सभी ने देखा है कि वो बूंद ना पत्थर पर भी निशान छोड़ जाती है। तो दोस्तों उसी तरह हमें भी ना पानी से सीखना चाहिए, पानी की बूंद से सीखना चाहिए। हम तो इंसान हैं, फिर भी हम इतना कुछ नहीं कर पाते। हमारे पास 2 हाथ, 2 पैर हैं, सोचने समझने की शक्ति है, उसके बाद भी हम पानी जितना कंसिस्टेंसी भी नहीं रख पाते हैं दोस्तों। तो कहीं न कहीं हमें कंसिस्टेंसी रखनी है। 2-3 मंथ में सक्सेस नहीं हुए तो बीच में छोड़ देते हैं। अब दोस्तों होता क्या है कि ड्रीम तो हम सभी देख लेते हैं, आप भी ड्रीम देखते हैं, मैं भी ड्रीम देखती हूँ, लेकिन उस ड्रीम को पाने के लिए लगातार काम करते रहना ही ना मुश्किल होता है। सपने कहीं न कहीं हम सब देखते हैं, आप भी सपने देखते हैं, मैं भी। अगर मैं अपनी बात करूँ दोस्तों, तो आज तक सपने मैं भी देखती थी। लेकिन दोस्तों मैं सच बताऊँ ना, तो अपने उस सपने को पाने के लिए ना आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया था। कुछ भी नहीं करती थी मैं, सिर्फ़ घर बैठे-बैठे ये सोचती थी कि मेरे पास अच्छी-सी कार हो, फ्लाइट में यात्रा करूँ, विदेश की यात्रा करूँ, बड़े से बंगलों में रहूँ, बस सोचती ही रहती थी, लेकिन उसको पाने के लिए कुछ नहीं करती थी दोस्तों। लेकिन जब मैं इस बिज़नेस में आई ना, तो मुझे एक बात तो समझ आई कि अगर सपनों को पूरा करना है, फैमिली के सपनों को पूरा करना है, रॉयल लाइफ़ चाहिए ना, तो कंसिस्टेंसी तो रखनी पड़ेगी, कदम तो आगे बढ़ाना पड़ेगा सपनों को पाने के लिए। तो कहीं न कहीं आज मैं इस बिज़नेस में कंसिस्टेंसी रख चुकी हूँ दोस्तों, और अब मैंने प्रण लिया है कि मैं इस बिज़नेस से ना डायमंड बन के ही निकलूँगी। अब मैं अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रोक सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितने भी तरह के गाय-भैंस आ जाए, कितने भी तरह के नेगेटिव लोग आ जाएँ, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करें दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है, जैसे ही 2-3 मंथ होता है ना, मैं हमारे जब हम फ्रेशर रहते हैं, जैसे ही 2-3 मंथ होता है, अगर हमें पैसे नहीं आ रहे हैं, हमारे साथ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, तो क्या होता है, हम सोचने लगते हैं कि अरे यार ये बिज़नेस ऐसे ही है, मेरा दोस्त सही बोला था कि इस बिज़नेस में कुछ नहीं होता है। और ये सोच के ना हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे बिज़नेस से पीछे हटने लगते हैं और कहीं न कहीं ना हम उसी समय से असफलता की ओर चल पड़ते हैं दोस्तों। तो कहीं न कहीं कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। जब हम कहीं पर टिके रहते हैं ना, तभी जाके वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अगर हम सब्ज़ी ही बना रहे हैं, हम उसे उसे सिर्फ़ एक धनिया डाल के मतलब आलू डाल के बस छोड़ देंगे, उसे चलाते नहीं रहेंगे ना, तो वो सब्ज़ी नहीं बनेगी, वो सब्ज़ी जल जाएगी दोस्तों। तो उसी तरह हमें भी इस बिज़नेस में ना कंसिस्टेंसी रखनी है दोस्तों। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं।
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जी। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जी की बहुत सारी फिल्में ना बीच में फ्लॉप जाने लगी। तो हुआ क्या कि उन्होंने फिर भी हार नहीं माना, लेकिन एक पल के लिए उनके दिमाग में बात आई कि क्या होता है, छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं होगा, पैसा भी आ गया मेरे पास और नाम भी आ चुका है, अब मैं छोड़ भी दूंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये सोचते ही साथ उनके दिमाग में एक बात क्लिक करती है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरे सारे सपने अधूरे रह जाएंगे। कहीं ना कहीं मैंने पैसे कमा लिए हैं और नाम भी कमा लिया है, लेकिन अभी मैंने अपने सपने नहीं कमाए हैं, अभी मैंने अपने सपनों को पूरा नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार जी ने भी कंसिस्टेंसी रखी और उनकी कंसिस्टेंसी का नतीजा आज हम सभी देख पा रहे हैं। वो बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार जी कहे जाते हैं दोस्तों। तो हमें हर फील्ड में ना किसी से सीखने के लिए मिलता है। भले हम उन बातों को समझ नहीं पाते हैं या समझना नहीं चाहते, लेकिन हर एक फील्ड में ना कंसिस्टेंसी है दोस्तों। ये एक ऐसा खेल है जिसमें कॉम्पिटिटर भी हम हैं और खिलाड़ी भी हम हैं दोस्तों। यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यही एक ऐसा फील्ड है, यही एक ऐसा बिजनेस है हमारा दोस्तों, जहां हमारी खुद की लड़ाई हमारी खुद से होती है। मतलब हम खुद से लड़ते हैं, हम यहाँ पर कॉम्पिटिटर भी हम हैं और खिलाड़ी भी हम हैं दोस्तों। अगर हम खुद से खुद को लड़ के जीत जाते हैं दोस्तों, तो हम दुनिया को जीत जाते हैं। अगर हम खुद से जीत गए ना, तो हमें समझने की बात है कि हम दुनिया से जीत चुके हैं, अब मुझे कोई यहाँ पर नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉम्पिटिटर भी हम हैं और खिलाड़ी भी हम हैं। इस बिजनेस में भी हमारे साथ वही है। अगर हमने अपने दिल को समझा लिया, हमने अपने दिमाग को समझा लिया ना, तो नो डाउट हम जीत चुके हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। ants never break their consistency। दोस्तों, चींटी को हम सभी ने देखा है कि एक छोटी सी चींटी हमेशा एक लाइन में चलती है। दोस्तों, जब आप जैसे चींटी इस लाइन में जा रही है, अगर आप चींटी के सामने अपनी एक उंगली लाएंगे ना दोस्तों, तो चींटी क्या करती है, उस लाइन में आगे ना बढ़ के ना अपनी दिशा मोड़ लेती है और अलग रुख में चलना प्रारंभ कर देती है। अगर दोस्तों आप इस लाइन में भी उस चींटी के सामने जाके अगर एक उंगली रख देते हैं दोस्तों, तो चींटी क्या करती है, फिर से अपना रुख बदल देती है और चलते रहती है दोस्तों। अगर आप चींटी की लाइन के ऊपर पूरा हाथ ही रख देते हैं ना दोस्तों, तो चींटी क्या करती है, आपके हाथ के ऊपर से होकर निकलती है, लेकिन दोस्तों वो निकलती जरूर है, वो चलती जरूर है, वो कंसिस्टेंसी जरूर रखती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि चींटी को भी बात समझ आती है। चींटी को भी ये बात समझ आती है कि अगर मैं यहाँ रुक गई ना, तो मुझे आज का खाना नहीं मिलेगा, या मुझे आज के दिन जो चाहिए ना वो मुझे आज नहीं मिलेगा। तो चींटी कंसिस्टेंसी रखती है दोस्तों। इतनी नन्ही से चींटी से हमें सीखने की जरूरत है। जब चींटी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। हम तो चींटी से लाखों गुने बड़े हैं, लाखों गुना हमारा शरीर बड़ा है, दिमाग बड़ा है, सोचने समझने की शक्ति बड़ी है, 2 हाथ 2 पैर हैं, मुंह है बोलने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम बोल भी सकते हैं। फिर भी ना दोस्तों, हम कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। कहीं ना कहीं हमें चींटी से सीखना चाहिए। इसके बाद भी हम अगर कंसिस्टेंसी नहीं रखते ना, तो ये शर्म की बात है दोस्तों हमारे लिए कि हम नन्ही चींटी से भी नहीं सीख पा रहे हैं दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी रखिए दोस्तों। ये था पेंसिल का तीसरा नियम, निरंतरता का नियम। दोस्तों, बढ़ते हैं पेंसिल के चौथे नियम की ओर। पेंसिल ने जिसके हाथों में स्वयं को सौंपा है ना, अगर वो उसे मिटाना चाहे, गलती होने पर वो उसे मिटाता है। अगर वो मिटाता है तो पेंसिल को मिटने के लिए तैयार रहना है, और समय समय पर वो शार्प करता है तो पेंसिल को शार्प होने के लिए तैयार रहना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख पाते हैं कि पेंसिल ना मिटने के लिए भी तैयार रहती है और शार्प होने के लिए भी समय समय पर तैयार रहती है। हम सभी ने पेंसिल से लिखा है बचपन में, आज भी हम कभी कभी लिखते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है तो। दोस्तों, क्या होता है, जब पेंसिल से गलती हो जाती है तो हम उसे इरेज करते हैं और फिर से सुधार कर लिखते हैं। और दोस्तों, जब हम पेंसिल की नोक मोटी हो जाती है ना, जब लिखावट अच्छी नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, उसे ना शार्प करते हैं और शार्प करके हम फिर से लिखते हैं ताकि उसकी लिखावट अच्छी हो दोस्तों। तो हम समझ पा रहे हैं कि जब पेंसिल गलती होने पर मिट सकती है, खुद को शार्प कर सकती है, खुद को कष्ट दे सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते दोस्तों। हमारे इस बिजनेस में भी सीनियर हमें समय समय पर गलतियों को बताते हैं और उसे ठीक करते हैं। जब हम प्रेशर लेवल पर रहते हैं, हमें फील्ड का नॉलेज नहीं रहता, बिजनेस का नॉलेज नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। सभी से गलतियां होती है। जब गलतियां होती है ना, तो सीनियर उसे वॉच करते हैं और उसे हमें बताते हैं कि ये गलत चीज है, इसे दोबारा मत कीजिएगा, अपनी गलतियों को सुधारिए, तब जाके कहीं ना कहीं आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना पेंसिल भी
मिटने के लिए तैयार रहती है, उसी तरह हमें भी अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी गलतियों को सुधार कर हमें आगे बढ़ना है दोस्तों, ना कि वहाँ पे हमें सीनियर को ब्लेम करना है कि सीनियर मुझे डाँट दिए, सीनियर मेरी गलती निकाल रहे हैं, हमें ये बिल्कुल नहीं सोचना है, गलती सबसे होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जब हम डिमोटिवेट होते हैं, तो हमें शार्प करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं। जब हम बिज़नेस में न्यू रहते हैं ना, तो होता क्या है कि हमें ना फील्ड की बातें सुनने की आदत नहीं होती है। उस समय पर लोग हमें ताने भी देते हैं, वो देखो करोड़पति जा रहा है। तो ना कभी-कभी क्या होता है कि हम उस समय तो करोड़पति नहीं रहते, तो कहीं न कहीं वो बातें हमें चुभ जाती है कि मुझे ताना मार रहा है। कहीं न कहीं लोगों की नेगेटिव बातें भी सुनने मिलती है बिज़नेस को लेके कि ये बेकार बिज़नेस है, फालतू फँस गया है तू, इस तरह की बातें सुनने मिलती है। जब लोग नहीं आते हमारे साथ, पैसे नहीं आते हमें स्टार्टिंग में, तो हम निराश हो जाते हैं दोस्तों, डिमोटिवेट हो जाते हैं। उस समय पर हमारे सीनियर हमें शार्प करते हैं। शार्प करते हैं मतलब मोटिवेट करते हैं दोस्तों। सीनियर हमें बताते हैं कि बेटा इस बिज़नेस में आ गया है ना, तो धैर्य रख, हिम्मत रख, कंसिस्टेंसी रख और ना सुनने की आदत डाल ले। ना सुनने की आदत डाल लोगे ना, तो ये बिज़नेस बहुत आसान लगने लगेगा और उस दिन से आपको ना हाँ, हाँ सुनाई देगा दोस्तों। तो इस बिज़नेस में ना आप हमेशा मिटने के लिए तैयार रहिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहिए और कहीं न कहीं शार्पनेस भी अपनी बढ़ाते रहिए दोस्तों। एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। एक बच्चे से कोई गलती हो जाती है तो माँ समझाती है। जब एक छोटा-सा बच्चा रहता है, धीरे-धीरे बढ़ना चालू करता है, तो उसे ना अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो ज़िंदगी नहीं जिया रहता, धीरे-धीरे स्टार्ट करता है ज़िंदगी जीना। तो जब वो जीना स्टार्ट करता है, तो उससे भी शुरुआती दौर पर गलतियाँ होती है। उस समय पर माँ उसे मारती नहीं है दोस्तों, माँ उसे समझाती है, बेटा ये गलत है, इस काम को दोबारा मत करना और अपनी गलतियों को सुधारना। बेटा उस बात को समझता है और काम को दोबारा नहीं करता है मतलब सुधरता है। आगे देखते हैं दोस्तों, माँ बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से शार्प भी करती है। दोस्तों अब बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होता है, धीरे-धीरे उसकी उम्र बढ़ती है, तो माँ ना उसकी उम्र के हिसाब से उसे शार्प करती है। मतलब दोस्तों माँ क्या करती है, जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, तो उसे चलना सिखाती है माँ। क्योंकि माँ ज़िंदगी भर उसे गोदी लेकर नहीं चलाएगी। जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है ना, तो माँ उसे खाना खाना सिखाती है अपने हाथों से क्योंकि ज़िंदगी भर माँ बैठा के अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगी दोस्तों। और जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है ना, तो माँ उसे साइकिल चलाना, हर एक तरह की एक्टिविटी कराती है क्योंकि और आज की डेट में तो माँ-बाप इतने एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों कि वो ना अपने बच्चे को हर एक फील्ड में शार्प देखना चाहते हैं। और इसी का नतीजा ये है कि माँ-बाप ना जैसे ही समर वैकेशन आता है क्या करते हैं, अपने बच्चे को सिंगिंग क्लास, ड्राइंग क्लास, डांसिंग क्लास, जूडो, कराटे सब भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ना हर एक फील्ड में शार्प हो। तो उसी तरह इस बिज़नेस में भी हमारे सीनियर यही चाहते हैं, वो ना हमारे माँ-बाप की तरह काम करते हैं इस बिज़नेस में। वो भी हमें चाहते हैं शार्प बनाना और हमें आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, जिस तरह एक माँ-बाप अपने बच्चे को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, उसी तरह हमारे सीनियर भी इस बिज़नेस में हमें आगे बढ़ना देखना चाहते हैं दोस्तों। तो कभी ना सीनियर से आर्ग्यू मत करो, हमेशा सीनियर की बातों को समझो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमें ये कभी नहीं सोचना है कि सीनियर ने मुझे बोले क्यों? ये बिज़नेस आईपीओ है। अब जैसे ही सीनियर हमें कुछ बातें बोल देते हैं या किसी चीज के लिए बोल देते हैं तो हमें ये भावना आ जाती है कि सीनियर ने मुझे क्यों रोके। ये इंडिपेंडेंट बिजनेस है, मेरा खुद का बिजनेस है, यहाँ पे मेरा कोई बॉस नहीं है, इसीलिए तो मैं ज्वाइन किया था। तो सीनियर मुझे क्यों बोले, मैं अपने तरीके से अपने बिज़नेस को कर लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की भावना हमारे दिल में आ जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूँ, अगर आपने ये भावना अपने अंदर रख ली है ना, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप बिज़नेस में डायमंड बनने आए हैं ना, तो डायमंड तो कभी नहीं बन सकते दोस्तों। तो कहीं न कहीं शार्पनेस की भावना रखिए और अपनी गलतियों को सुधार कर उसे सही करने की भावना रखिए दोस्तों। ये था पेंसिल का चौथा नियम। अब दोस्तों बढ़ते हैं पेंसिल के 5वें नियम की ओर। पेंसिल अगर इन 4 परिस्थितियों को पार कर लेती है, तो उसे वो मिल जाता है जो उसे चाहिए रहता है। पेंसिल की लीड मतलब दोस्तों हम समझ पा रहे हैं कि पेंसिल ना जब क्या करती है शुरुआती दौर पर खुद को समर्पित करती है, फिर किसी भी एंगल से लिखने के लिए तैयार हो जाती है, फिर निरंतरता का भाव दिखाती है, फिर गलती को मिटाकर सुधारती है और क्या करती है शार्पनेस की भावना लाती है। जैसे ही इन चारों पड़ाव को पेंसिल पार कर लेती है ना, तो पेंसिल को उसके अंदर की ही क्वालिटी मिल जाती है जो कि होती है पेंसिल की लीड। पेंसिल ने दोस्तों यहाँ खुद को तपाया है,
खुद को कष्ट दिया है, तब जाके उसके अंदर की क्वालिटी सामने आई है दोस्तों। हम समझ पा रहे हैं पेंसिल को भी कितनी परेशानी हुई होगी शुरुआती दौर पर, जब किसी भी एंगल से उसे लिखा जाता था, जब निरंतर लिखा जाता था, जब उसे मिटाया जाता था, जब उसे शार्प किया जाता था, उसे भी कष्ट हुआ होगा दोस्तों। लेकिन वो तपी, खुद को कष्ट दी दोस्तों, तब जाके उसकी क्वालिटी उसके सामने आई, जो कि है उसकी पेंसिल की लीड। तो दोस्तों, लीड से बना है लीडर, जो हमेशा आगे रहता है। दोस्तों, हमने देखा है पेंसिल की लीड हमेशा आगे रहती है, क्यों पीछे नहीं रहती? पेंसिल की लीड हमेशा आगे रहती है दोस्तों। उसी तरह लीड से बना है लीडर, मतलब एक लीडर भी ना हमेशा आगे रहता है, हमेशा आगे बढ़ता है, लीडरशिप की क्वालिटी को अपने लेकर चलता है दोस्तों। तो अगर हमें ये चारों चीजें आ जाती है, ये चारों आचरण हम अपने अंदर उतार लेते हैं, तो हम भी एक लीडर बन सकते हैं दोस्तों। पेंसिल सेफ भी उसके आउटर कोर की वजह से होती है, पेंसिल सेफ उसकी सेफ्टी उसके आउटर कोर की वजह से होती है दोस्तों। उसी तरह इस बिजनेस में भी ना हमारी सेफ्टी, हम अपनी सेफ्टी ना अपने सीनियर के साथ रखते हैं। मतलब इस बिजनेस में अगर हम आए हैं ना, तो हमारे सीनियर के साथ हम सेफ हैं। हमारे आउटर कोर हमारे सीनियर हैं, हम अपने सीनियर के कारण सेफ हैं। और नो डाउट अगर सीनियर साथ है ना, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं छू सकती है, कोई प्रॉब्लम हमें परेशान नहीं कर सकती है दोस्तों। तो पेंसिल के नियम को अपने अंदर उतारिए दोस्तों, तपना तो पड़ेगा। इस बिजनेस में आए हैं, जिंदगी जी रहे हैं, सपनों को पूरा करना है, तो दोस्तों तपना तो पड़ेगा। कुछ चीजें आसान नहीं होती है, हर चीज में तपना पड़ता है दोस्तों। अगर खाना भी बनाते हो ना, तो तपना पड़ता है, तपना पड़ता है, गैस के सामने खड़े रहना पड़ता है, गर्मी को झेलना पड़ता है, तब जाके स्वादिष्ट खाना मिलता है दोस्तों। उसी तरह इस बिजनेस में भी हमें तपना पड़ेगा। समझते हैं कि स्टोरी के माध्यम से 2 पत्थर रहते हैं, एक व्यक्ति मूर्ति बनाने का ऑर्डर देकर जाता है। तो होता क्या है, मूर्तिकार मूर्ति बनाना स्टार्ट करता है। जैसे ही पहले पत्थर पर वार करता है, पहले पत्थर से आवाज आती है, नो इट्स पेनफुल, मतलब मुझे मत मारिए, मुझे दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार क्या क्या करता है, उसकी बातों को सुनकर उस पत्थर को वहीं छोड़ देता है और चलता है दूसरे पत्थर की ओर। जैसे ही वो दूसरे पत्थर की ओर जाता है ना, तो पहला वार करता है, पत्थर से आवाज आती है, इट्स पेनफुल बट यू कैरी ऑन, मतलब मुझे दर्द तो हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिए। फिर वो जब दोबारा वार करता है, फिर पत्थर से आवाज आती है, इट्स पेनफुल बट यू कैरी ऑन, मतलब मुझे दर्द अभी भी हो रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। तो ना वो क्या करता है, मूर्तिकार लगातार 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 वार करता है, और कुछ देर बाद बहुत सुंदर सी मूर्ति की प्रतिमा बनकर हमारे सामने आती है। तो दोस्तों, फिर व्यक्ति आता है और उस मूर्ति को ले जाता है, पैसे देता है, मूर्ति को ले जाता है। जब ले जाने लगता है, तो उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जो वार नहीं कर पाता है। तो होता क्या है कि ना वो कहता है, इस पत्थर को भी मैं ले जाऊं? तो मूर्तिकार कहता है कि इस पत्थर का आपको क्या काम? तो कहीं न कहीं वो कहता है कि ना जब मैं मंदिर में मूर्ति की स्थापना करूँगा, लोग इसकी पूजा करेंगे, तो ये पत्थर ना नारियल फोड़ने के काम आएगा। और दोस्तों, ये कहकर वो पत्थर को ले जाता है और मंदिर में बड़ी मान प्रतिष्ठा के साथ मूर्ति की स्थापना की जाती है और उस पत्थर को बाहर में रख दिया जाता है। और दोस्तों, हर एक आधे घंटे में पत्थर पे एक वार होता है, ठकाक। उसपे हर आधे घंटे में नारियल फोड़ा जाता है, ठकाक, और वो बेचारा सहता ही रहता है उस समय पर। वो अंदर बैठी मूर्ति की प्रतिमा मुस्कुराकर कहती है, अगर तूने थोड़ी देर वार सह लिया रहता, तूने थोड़ी देर कंसिस्टेंसी रख ली होती ना, तो देख आज मैं कितने सम्मान के साथ बैठा हुआ हूँ, उसी तरह तू भी सम्मान पा रहा होता। लेकिन अब तू जिंदगी भर लोगों के थपेड़े खाएगा, जिंदगी भर लोगों की मार खाएगा, क्योंकि तूने कंसिस्टेंसी नहीं रखी। दोस्तों, हम यहाँ कंसिस्टेंसी की पावर देख पा रहे हैं दोस्तों। तो उसी तरह क्वालिटी हमारे अंदर ही छुपी होती है दोस्तों। भगवान ने सबको एक-एक क्वालिटी देकर भेजी है, तो कहीं न कहीं ना हमें वो क्वालिटी अपने अंदर निकालने की ज़रूरत है, उसे तराशने की ज़रूरत है। हमारे बिज़नेस में भी हमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप डायमंड बनने आए हैं, तो कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, बिना कंसिस्टेंसी के कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। क्वालिटी, अगर क्वालिटी की बात करूँ, तो ज़ूम मीटिंग के माध्यम से सबकी क्वालिटी देखने का मौका मिल रहा है। मतलब दोस्तों, तो ऐसा होता था कि हम ना एक समय पर इतने सारे लोगों को सुनकर, बैठकर और इतने कम समय में सबकी बातों को नहीं सुन पा रहे थे। लेकिन आज ज़ूम मीटिंग के माध्यम से ये भी पॉसिबल है, सबकी क्वालिटी हम देख पा रहे हैं और साथ ही साथ हिडन टैलेंट भी अब तो उभर कर आ रहे हैं। मतलब दोस्तों, अंदर के छुपा हुआ टैलेंट भी नज़र आ रहा है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं यहाँ अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल बताना चाह रही हूँ दोस्तों। जब मैंने फर्स्ट सेशन नीतू मैम का देखा ना, तो मुझे बात समझ आई कि अच्छा, नीतू मैम ने स्लाइड खुद से बनाई है,
तो मुझे भी लगा कि क्यों ना मैं भी बनाऊँ, क्यों ना मैं भी प्रयास करूँ। तो मैंने रिया मैम से बात की और मैम ने मुझे बताया कि अगर लैपी नहीं है, तो एक बार मोबाइल में ऐप डाउनलोड कीजिए और ट्राई कीजिए। तो मैंने ट्राई किया और दोस्तों शुरू में ना मुझसे बहुत सारी गलती हुई, एकदम गलत-गलत स्लाइड बन रहा था, कुछ भी हो रहा था। तो लेकिन ना मैं सोची कि जब थोड़ा तो सुधर रहा है ना, थोड़ा गलत हो रहा है लेकिन कुछ तो सही हो रहा है। मैंने कंसिस्टेंसी रखी दोस्तों और मैंने लगातार स्लाइड बनाया और आज आप मेरा स्लाइड देख पा रहे हैं दोस्तों, तो कहीं न कहीं मैंने कंसिस्टेंसी रखी। मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है, क्योंकि आज तक मैंने ना बनाया नहीं था स्लाइड और मुझे पता भी नहीं था कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं। लेकिन मैं कंसिस्टेंसी रखी तो मैं बना पाई दोस्तों। उसी तरह क्वालिटी हम सबके अंदर है, हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर हम प्रयास करते हैं, तो हम ज़रूर आगे बढ़ सकते हैं, अपनी क्वालिटी को उभार सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये था पेंसिल का 5वां नियम। हम सभी ने आज पेंसिल के 5 नियम को पढ़ा, सीखने के नियम को पढ़ा दोस्तों। एक कहानी के माध्यम से मैं पूरे पेंसिल के 5 नियम का सार बताना चाहूँगी दोस्तों। स्टोरी ऑफ रामलाल एंड श्यामलाल। 2 दोस्त रहते हैं, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल बहुत पढ़ा लिखा रहता है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है और श्यामलाल एक सामान्य व्यक्ति रहता है और दोनों अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं। तो दोनों को ना एक साथ एमएलएम इंडस्ट्री का ऑफर आता है, अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। दोनों अपॉर्चुनिटी देखने जाते हैं और देखने के बाद रामलाल क्या सोचता है कि यहाँ पर तो कोई भी सफल हो जाता है, मतलब अनपढ़ लोग भी सफल हो जाते हैं, लेडीज सफल हो जाती है, जेंट्स सफल हो जाती है, बच्चे सफल हो जाते हैं, यहाँ तो हर कोई सफल हो जाता है। तो मैं तो इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मैं यूं ही यहाँ पर सफल हो जाऊंगा। ये सोच रहती है रामलाल की। और श्यामलाल क्या करता है? श्यामलाल सोचता है कि मुझे बड़ी मुश्किल से तो एक अच्छा ऑफर मिला है सफल होने के लिए, अगर मैं इसमें भी काम नहीं किया ना, तो अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में और कहीं ना कहीं ये भगवान का इशारा है कि मैं इस पे काम करूं। दोस्तों श्यामलाल ने कंसिस्टेंसी रखी, लगातार लगातार 3 साल तक काम किया। और दोस्तों जानना चाहेंगे 3 साल बाद क्या होता है? दोस्तों 3 साल बाद रामलाल चौक में खड़े होकर 4 लोगों के साथ एमएलएम इंडस्ट्री की बुराई करते हुए पाया जाता है और वहीं पर दोस्तों श्यामलाल मर्सिडीज में होकर उसी चौक से गुजर रहा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम समझ पा रहे हैं कंसिस्टेंसी की पावर ने श्यामलाल को कहाँ ला दिया और रामलाल को कहाँ ला दिया। रामलाल जहाँ था वो उसी गली में रह गया और श्यामलाल मर्सिडीज में चलने लगा दोस्तों। तो कहानी का सार यही है कि मेहनत तो करना पड़ेगा और अगर आपको इस बिजनेस में डायमंड बनना है ना, तो मेहनत तो करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तभी दोस्तों सफलता मिलेगी, क्योंकि कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है दोस्तों। उसी तरह सफलता हमारे पास कभी नहीं आएगी दोस्तों। हमें सफलता के पास निरंतर चल के, निरंतर प्रयास करते हुए, हमें निरंतरता के साथ अपनी सफलता तक जाना होगा, तब जाके हम सफल होते हैं दोस्तों। एक लाइन कहना चाहूंगी, हजारों उलझने आएंगी और कोशिशें भी करनी पड़ेगी बेहिसाब। दोस्तों हजारों उलझने आएंगी और कोशिशें भी करनी पड़ेगी बेहिसाब। इसी का नाम है जिंदगी। चलते रहिए जनाब, चलते रहिए जनाब। दोस्तों बस इसी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अपनी जिंदगी में कुछ नया करते रहिए, अपनी जिंदगी में कुछ नया करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि आराम चाहिए दोस्तों, अगर आराम चाहिए तो आराम छोड़ना पड़ता है, आराम चाहिए दोस्तों तो आराम छोड़ना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस बीच मुझसे कोई ऐसे शब्द निकल गए हों जो कहने लायक नहीं था, तो दोस्तों अच्छी बातों को लेकर जाइएगा और बुरी चीजों को यहीं छोड़ कर जाइएगा। एक बार मैं पुनः अपने दोनों आदरणीय रेड क्लब लीडर्स शर्मा सर और सीमा मैम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे फ्रेशर होते हुए भी अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मैं चाहती हूँ हमारे रेड क्लब लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और साथ ही साथ मैं जय सर, रिया मैम, राखी मैम और शीतल मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने फील्ड में जो भी सीखा है ना, इन्हीं से सीखा है। तो मैं चाहती हूँ इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। और कुछ शब्द कहना चाहूंगी मैं अपने अपलाइन लीडर्स के बारे में। शर्मा सर जी से मैंने शेर की तरह रहना सीखा, शर्मा सर जी से मैंने शेर की तरह जीना सीखा और सीमा मैम जी से मैंने एक लेडीज बिजनेस के साथ साथ अपने घर को कैसे चला सकती है ये सीखा। और
जय सर से मैंने सीखा नम्र रहना, जय सर से मैंने सीखा नम्र रहना, और रिया मैम से सीखा मैंने मोटिवेशन, रिया मैम से सीखा मैंने मोटिवेशन, और राखी मैम से मैंने सीखा सहनशीलता, खुद में सहनशीलता कैसी रखनी है मैंने राखी मैम से सीखा, और शीतल मैम से मैंने सीखा कि एक दोस्त दोस्ती के साथ साथ अपने फ्रेंड को सफलता की राह में कैसे आगे बढ़ा सकता है, ये मैंने सीखा शीतल मैम से। तो मैं चाहती हूँ पुनः एक बार मेरे अपलाइन लीडर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। एक छोटा सा अपनी बिजनेस की जर्नी शेयर करना चाहूंगी दोस्तों। आप सभी की तरह मुझे भी एक इनविटेशन आया था। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कभी कुछ नहीं सुना था और ना ही मैं कुछ जानती थी कि ऐसा कुछ होता है। तो दोस्तों मेरी फ्रेंड शीतल ने मुझे इनविटेशन दिया था और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि संडे हॉल में ये ऐसा कुछ होने वाला है। मैं गई, मैंने जानकारी देखी, जानकारी मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि मैंने तुरंत संडे हॉल में फॉर्म फिल कर दिया दोस्तों। लेकिन घर आने के बाद वही हुआ जो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ जो सबके साथ होता है। मेरे फैमिली इश्यूज आ गए और कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड बोलने लगे कि ये सब ऐसे ही होता है, मैं बहुत देखा हूँ, ये कंपनी में कोई सक्सेस नहीं होता है, कंपनी भाग जाती है। तो कहीं ना कहीं मेरा मन तो था लेकिन मैं पीछे हट जा रही थी, क्योंकि घर का अर्निंग पर्सन अगर रेडी नहीं है, क्योंकि पैसे तो वही देंगे मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर वही रेडी नहीं है तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ती। तो ना फॉलोअप के लिए राखी मैम आई और राखी मैम ने फॉलोअप किया और मैं तो रेडी ही थी। मम्मी को थोड़ी थोड़ी बात समझ आई लेकिन फिर भी हाँ नहीं थी। मैंने हस्बैंड से बात की फिर भी हाँ नहीं हुई। उसके बाद रिया मैम फॉलोअप के लिए आई दोस्तों। तो उस समय पर मुझे तो हाँ ही था मेरा और मम्मी को बात समझ आई। रिया मैम ने मम्मी को समझाया, मम्मी को बताया कि इस लाइन में फ्यूचर है। तो मम्मी को बात समझ आई और मम्मी ने फिर मुझे पैसे दिए और कहीं ना कहीं मैं उस समय मुझे रिया मैम बोल रही थी कि 100 पीवी ले लीजिए, तो मैंने ना 10 पीवी से स्टार्ट किया और आज मुझे पता है कि अब ना कहीं मैं 100 पीवी फिर से ले रही हूँ तो मेरा ही नुकसान हुआ है। नो डाउट कोई नुकसान नहीं है क्योंकि मेरा सामान तो मुझे मिल चुका है, लेकिन फिर भी उस टाइम अगर मैं लेती तो शायद मुझे कम में ही मिल गया होता। तो और अगर हस्बैंड की बात करूँ ना तो वो आज भी एग्री नहीं है। वो आज भी बोलते हैं कि ना तू ये जो काम कर रही है अगर सफल नहीं हुई और अगर कंपनी भाग गई ना तो 4 लोग तेरे घर के सामने आके ना तेरे को गाली देंगे करके। तो ये सब काम अभी भी छोड़ दे, अभी भी टाइम है। लेकिन दोस्तों मैं ना अब उसी एक ही घर में रह के ना उनकी बातों को इग्नोर करना सीख गई हूँ। अब मैं समझ गई हूँ कि मुझे उनकी बातों को नहीं सुनना है, मुझे अब अपने बिजनेस में कंसिस्टेंसी रखनी है और अगर मैं सफल हो जाती हूँ तो नो डाउट वो मेरे हस्बैंड के लिए भी फायदेमंद रहेगा, जो आज दिन भर वो बिजनेसमैन है, ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन है। अगर आज वो दिन भर घूमते हैं इधर उधर ट्रांसपोर्ट में, फील्ड में, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी हेल्प होगी, मेरी मम्मी के लिए भी हेल्प होगी। बस दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। ऐसा मत कीजिए, सब दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया रश्मि मैडम, धन्यवाद मैम। फ्रेशर होते हुए आपका ट्रेनिंग मैंने देखा तो एक ही लाइन बोलूंगी, सुपर से ऊपर था, उम्मीद से बढ़कर। और आपकी ट्रेनिंग के बाद मैं ये बोलूंगी कि जो शर्मा सर बोलते थे और हर दिन आपको जो फर्स्ट प्राइज दिया जाता था, तो शायद आज यहाँ जितने लोग भी मेरे एसोसिएट बैठे हुए हैं उनको आज समझ में आ गया होगा कि वाकई में वो क्वालिटी आपके अंदर थी और डिजर्व करती थी फर्स्ट प्राइज के लिए। यस या नो, सभी एग्री है? देखिए धीरे धीरे सीख तो सब जाते हैं, मगर एज आप फ्रेशर हैं उस हिसाब से काफी कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई था। और मैं प्रभावित ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि मुझे जानकारी ये मिली कि आपने अभाव में स्लाइड को बनाया, क्योंकि स्लाइड बनाना मजाक नहीं होता है। आज काफी अच्छे लेवल के लोग भी स्लाइड नहीं बना पाते हैं, मगर आपने स्लाइड उस परिस्थिति में बनाया। मैंने सुना है आपके पास लैपटॉप नहीं है, आपके पास टैब नहीं है, फिर भी आपने प्रयास किया, मतलब आपने मोबाइल पे स्लाइड बनाया है। मैं समझ सकती हूँ कि मोबाइल पे स्लाइड बनाना नॉट अ जोक, बिल्कुल मजाक नहीं है। आपकी शिद्दत थी कि आपके सीनियर ने अगर बोले, हो सकता है आप मना कर देती कि सर मेरे पास ये सारी सुविधा नहीं है और इन अभाव में मैं ट्रेनिंग नहीं ले सकती। तो बस मैं आपके लिए एक ही चीज बोलूंगी कि
एक बार की बात है, सुष्मिता सेन जी का मैंने इंटरव्यू में देखा था, जब 1994 में वो मिस यूनिवर्स बनी थी, तो उनके पास भी कुछ अभाव थे। उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे डिजाइनर सूट पहनना है क्योंकि मुझे टीवी पे आना है। तो उनकी मम्मी ने उनको डांटते हुए बोला था कि लोग आपको देखने आ रहे हैं, ना कि ड्रेस को देखने आ रहे हैं। तो उनकी मम्मी ने उनके लिए बाहर से मार्केट से कपड़ा लाया और उनके बगल में ही कोई पेटीकोट सिलने वाला था। उन्हें कहा कि इनके लिए अच्छा सा गाउन बना दो क्योंकि टीवी पे आने वाली है। और जो पेटीकोट सिलने वाला है, आप समझ पा रहे हो, कुछ एकदम जाना माना टेलर नहीं होगा। उन्होंने उनके लिए गाउन बनाया और उनकी मम्मी ने फैब्रिक जो बचा हुआ था उनसे उन्होंने रोज बनाए और उनके गाउन पे लगाया। और आपको मैं बताना चाहूंगी, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने सॉक्स खरीदे और सॉक्स को कटिंग करके सुष्मिता जी ने उस सॉक्स को हाथ में पहना था। आप कभी उनकी फोटो देखिएगा, ब्लैक कलर का सॉक्स था, उसे हाथ में पहना हुआ था। और इस अभाव के साथ जब वो मंच पे गई तो आप सभी जान रहे हैं नतीजा क्या हुआ। वो 1994 में मिस यूनिवर्स बनी। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक ही चीज बोला कि आपकी चाहत अगर सच्ची हो तो अभाव मायने नहीं रखता, आपको वो चीज अभाव के कारण भी मिल जाता। आज सभी लोगों को मैं यही बोलूंगी इस मंच से कि कई बार मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है करके हम बहाने मारते हैं, मगर वाकई में आज आपसे ये भी सीखा कि अभाव के होने के बावजूद आपने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई। आप बोल सकते थे कि मैडम मैं कॉपी में बोलकर कॉपी में लिख के 5 नियम बता दूंगी, मगर फिर भी आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। बाकी हर व्यक्ति के अंदर कमियां रहती हैं, वो आपके सीनियर जरूर बताएंगे। बाकी मेरे हिसाब से आपके अंदर कोई कमी नहीं रही। और आपने एक चीज और बोला कि आप जब इस बिजनेस में आए आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, तो केवल 10 बीबी से आपने स्टार्ट किया। तो जब आप बता रही थी कि आपने 10 बीबी से स्टार्ट किया, तो उन्होंने बताया जब बिजनेस चालू हुआ तो आपने फिर ट्राइपॉड भी लिया। तो ट्राइपॉड के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम। बाकी सभी चीजें अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा आपका ट्रेनिंग, आपने बहुत डिटेल में सारी चीजों को समझाया। एक चीज समझ में आ रहा है कि आप लगातार सीख रही हैं, मतलब आपकी ट्रेनिंग से समझ में आ रहा है कि आप लगातार जो चीज सीख रही थी अपने सीनियर से, वो चीजें। और सभी दोस्तों को मैं बताऊंगी कि हमारी रश्मि मैडम मोबाइल अचीवर है, अभी जो ऑफर चल रहा है मिसल लंदन में। और उम्मीद करूंगी जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो आप बूट कैंप भी अचीवमेंट करेंगी, क्योंकि इतने अच्छे नॉलेज के साथ अगर अचीवमेंट ना हो, क्योंकि नॉलेज तभी कारगर है जब हम अपने इस नॉलेज के साथ लोगों को अचीवमेंट दिखा सकें। यस या नो? तो मैं तो उम्मीद करूंगी कि आप गोवा अचीवमेंट जरूर करें। और बहुत बहुत बधाई। और मैं अपने और साथियों से, टोपाज एंड एवो लीडर से साथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना ओपिनियन दे दे। दीपा मैडम लाइन पे है? सबसे पहले तो मेरे जितने भी अपलाइन लीडर्स हैं और मेरे सभी साथियों को मेरा दिल से नमस्कार। मैडम रश्मि मैडम ने बहुत ही कम समय में एज ए फ्रेशर होने के बावजूद पूरी की पूरी, मुझे ऐसा लग रहा है, डुप्लीकेट हो चुकी है, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। और दिया मैडम बहुत बहुत बधाई हो, उन्होंने आप पर समर्पित हो चुकी हैं। पेंसिल के जो नियम बोलते हैं पूरे की पूरी आपके ऊपर समर्पित हो चुकी हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो शार्प भी हो चुकी हैं, जो लीड है वो लीड बन चुकी हैं, एज अ लीडर बन चुकी हैं। बस अभी उनको जल्द से जल्द उसको सिल्वर बनाएंगे। सिल्वर बन चुकी है क्या वो? अभी नहीं ना, अभी फ्रेशर है। जल्द से जल्द वो सिल्वर भी बनेंगी, गोल्ड भी बनेंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे जितने भी यहाँ पे ऑफर्स हैं, जितना नॉलेज उनके पास आया है, वो पूरा के पूरे ऑफर्स अचीव करेंगी। ये मेरी शुभकामनाएं हैं मैडम के लिए। और बोलने का स्टाइल से लेके हर चीज, कॉन्फिडेंस लेवल, हर चीज मैडम का एकदम परफेक्ट है। मैं तो यहाँ से 100% दे रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब डायमंड्स के पास भी 100% नहीं होता है, लेकिन मैं रश्मि मिश्रा के लिए 100% दे रही हूँ। और कहीं ना कहीं हमको सच में मैडम ने जो बोला कि हमको ऐसा लगता था फर्स्ट प्राइज, आज तक तो हम ये रश्मि मिश्रा से मिले ही नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी सिस्टम में कम आती हूँ, भिलाई के ग्रुप के सिस्टम में। तो देखना तो मुझे था। और आज सुबह जब उनका प्रमोशन चला तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरी तबीयत अभी भी फिर से थोड़ा सा डाउन हो गई है आज। तो आज मैं कैसे भी करके, भले मैं अपना वीडियो ऑफ रखूंगी, कैसे भी करके रश्मि मैडम का सुनूंगी जरूर। लेकिन जो सर देते थे, कहीं पार्शलिटी नहीं की है सर ने। मतलब सर ने एकदम परफेक्ट
जो फर्स्ट प्राइज दे रहे थे इतने दिनों से, मैं सर को भी बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो भी वो फैसला ले रहे हैं सही फैसला ले रहे हैं। रश्मि मैडम बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत ही Thank you, जल्दी ma'am. और ऊपर उठेंगी। ऑल द बेस्ट इन योर फ्यूचर। थैंक यू। आशा मैडम कहाँ हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? यस यस आ रही है मैम। सबसे पहले तो मेरे आदरणीय दोनों रेड क्लब लीडर्स को नमस्कार, और मेरे सारे साथी जो आज जूम मीटिंग में ऐड हैं सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले तो कुछ भी बोलने से पहले रश्मि मैडम के लिए जोरदार ताली। इतनी अल्टीमेट ट्रेनिंग, अल्टीमेट क्योंकि शब्द नहीं है उनके लिए। आज हम इतना लंबा समय इस बिजनेस में गुजार चुके हैं, मतलब निरंतरता का कितना महत्व है आज रश्मि मैडम ने सिखा दिया। क्योंकि आज हम लगातार इस बिजनेस में है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई त्रुटि रही है। इसीलिए आज भी हम अपने आप को, जैसे अगर हमें सीनियर बोलते हैं, हमसे वो 100% उम्मीद करते, पर हम उनकी उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाते हैं। मतलब हमने अपनी निरंतरता में कुछ ना कुछ कमी रखी है। लेकिन आज रश्मि मैडम ने केवल 1 से 2 महीने के ड्यूरेशन में इतनी सॉलिड स्लाइड के साथ में ट्रेनिंग दी। मतलब आप सोच सकते हैं कि वो निरंतरता शब्द का उपयोग उन्होंने कितनी शिद्दत से किया होगा। आप सोच सकते हैं कि सीखना हमारे लिए कितना जरूरी है, सीखने के साथ में उसको इम्प्लीमेंट करना। उसको आप सोच सकते हैं कि जैसे हम कई बार ऐसे होते हैं कि हम ना कोई चीज सुनते हैं बट हमें उसे करना नहीं रहता। जैसे हम फॉलो अप में जाते हैं, तो हमारे सीनियर हमारे साथ बैठे रहते तो हम ना निश्चिंत होकर बैठे रहते, अरे मेरे सीनियर है वो कर लेंगे। मतलब हम उसको सोचते नहीं कि ये चीज मेरे ऊपर भी आ सकती है। लेकिन उन्होंने इस चीज को किया कि नहीं मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो उन्होंने अपने आप को शार्प हमेशा रखा कि मेरे सीनियर मुझे जब भी बोलेंगे मुझे एक चुटकी में खड़े होना है। उन्होंने हमेशा अपने आप को ऐसे तैयार रखा। तो आज रश्मि मैडम से ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें एनी हाउ एकदम मतलब अटेंडेंस लगा के रखना है कि मुझे मेरे सीनियर ने ऑर्डर दिया और मुझे क्विट खड़े होना है, मुझे एकदम बोलना है। तो आज रश्मि मैडम ने यही चीज हमें सिखा दिया कि लगातार सीखने से हम कितने शार्प हो जाते हैं, और उन्होंने 2 महीने में ये चीज करके दिखा दी। आज हमारे साथ इतने सारे लीडर है जो काफी लंबा समय बिता चुके हैं, लेकिन तो भी उतनी शार्पनेस हर किसी के अंदर नहीं दिखती है। आप खुद वॉच कर रहे होंगे, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद वॉच कर रहे हैं। आज उनकी ट्रेनिंग को हमने देखा, हमने खुद ने देखा कि वो कितनी शार्पनेस, कितना कॉन्फिडेंटली, कोई झिझक उनके अंदर नहीं थी, बिल्कुल भी झिझक नहीं थी। तो रश्मि मैडम मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू कि आप इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ो और जल्द से जल्द आप डायमंडशिप को अचीव करो। जैसे आपने अभी मैडम ने बताया कि आप मोबाइल अचीवर है, आप हर जो ऑफर है इस बिजनेस का आप अचीवमेंट करो और जल्द से जल्द डायमंडशिप की तरफ आगे बढ़ते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, और अगेंस्ट मैडम के लिए जोरदार ताली। टीना मैडम आवाज आ रही है? हेलो, जी आवाज आ रही मैम? हेलो, आवाज आ रही है मैम? आवाज आ रही है। सबसे पहले मेरे दोनों ग्रेट रेड क्लब लीडर्स को मेरा नमस्कार है और सभी EWL साथियों को भी मेरा नमस्कार है। मेरी तो बोती बंद ही छोड़ गई है रश्मि मिश्रा मैम की अल्टीमेट ट्रेनिंग को लेने के बाद। बहुत अच्छे से तो मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही, फिर भी बोलूंगी। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, जो दशरथ मांझी सर ने बोला था। तो आज वो तीनों लाइनें आपके लिए फिट बैठी है रश्मि मैडम। बहुत जबरदस्त आज आपने पेंसिल के 5 नियम को हमको समझाया, और कहीं ना कहीं आज आपकी ट्रेनिंग को देख के, आपकी परफॉर्मेंस को देख के जितने भी फ्रेशर्स होंगे उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है कि अब तो हमें भी चकदे फटे करने, जैसा आज रश्मि मैडम ने किया। तो कहीं ना कहीं आज आपका मोटिवेशन भी बनी, और नो डाउट पेंसिल के 5 नियम को इतने बेहतर तरीके से आपने समझाया है कि ये चीजें सबको आगे फील्ड में काम आएंगी। तो बहुत बहुत आपके लिए शुभकामनाएं, ढेर सारी आपको बधाइयाँ कि जितने भी अचीवमेंट है बस आप ताबड़तोड़ उसको लेते रहें। और मैं चाहूंगी कि रश्मि मैडम के लिए जोरदार ताली तो बनती ही है। फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से आपको शुभकामनाएं, और
बहुत सारी आपके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी कि जल्द से जल्द आप भी उन सारे मुकाम को हासिल करें। थैंक यू मैम। शांति मैडम, खुद से आप अनम्यूट होइए। सबसे पहले तो हमारे आदरणीय गुरु को सादर प्रणाम और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको नमस्कार। दोस्तों, आज वाकई में रश्मि मैडम ने प्रूव कर दिया कि सर उनको हर समय फर्स्ट प्राइज को दे देते हैं। बहुत अच्छा लगा रश्मि मैडम, आपको बहुत सारी बधाई। और रश्मि मैडम ने जो पेंसिल के 5 नियम बताए, वाकई में रश्मि मैडम अपने आप को उससे खड़ा उतारा है, तभी इतने अच्छे से वो बोल पाई है। और रश्मि मैडम का वो कहानी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने वो और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से लोग हमें पल पर सहायता करते रहते हैं। आपको पता चले या ना चले कि मुझे गुरु की आवश्यकता है, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि शिष्य को हमारी आवश्यकता है। और यहाँ पे मतलब ये भी हमें उन्होंने बताया कहानी के माध्यम से कि हमें और हमारे सीनियर जैसे ही वहाँ पे कृष्ण भगवान ने बोला सुनने के लिए बच्चों को उनको बच्चे कहानी बताया, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मैडम आपने बोला ना कि मेरे मिस्टर मना कर रहे थे, हम सब देखिए ज्ञान देते हैं और हमें बस यहाँ पे लगातार काम करना है और आगे क्या पैसे बढ़ जाएंगे तो आपके लिए मेरी बात से बताई देती हूँ। और मैडम ने वाकई में जो जानकारियां मिलती है, मैडम ने प्रूव कर दिया कि मतलब अगर आप मेहनत करते हैं और शिद्दत से यहाँ सीखते हैं तो आपको पीछे 50 छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज रश्मि मैडम से भी लोगों को कुछ सीखने हैं। तो रश्मि मैडम दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो मेरे दोनों आदरणीय गुरु का मेरा नमस्कार और हमारे ईडब्ल्यूएस साथियों को भी मेरा नमस्कार। रश्मि मैडम वीडियो ऑन कर लीजिएगा, मैं आपका एक्सप्रेशन देखना चाह रही थी एक्चुअल में। बहुत बहुत जबरदस्त सेशन था, बहुत बहुत अच्छी तरीके से आपने सारी चीजों को समझाया। पेंसिल के 5 नियम क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स, उसके कंक्लूजन बहुत बेहतर था। बहुत ज्यादा मैं इम्प्रेस हुई आज के आपके सेशन से। और ये भी बोलना चाहूंगी उम्मीद से बहुत बढ़ के आज आपका सेशन था। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि इतने कम एक्सपीरियंस के साथ आप इतने जबरदस्त तरीके से नॉलेज को रखते हो। तो हम दोनों बिल्कुल सीमा मैडम की एक बात को जरूर याद रखेंगे कि नॉलेज तब ज्यादा सार्थक होती है जब हम उसे फील्ड में अप्लाई कर सके। तो डेफिनेटली इस फील्ड को डेफिनेटली हम और आप मिलकर फील्ड में अप्लाई करेंगे। तो जबरदस्त सेशन था। और साथ ही साथ मैं राखी मैडम को भी बधाई देना चाहूंगी। राखी मैडम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बहुत अच्छे से, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कराई, बहुत अच्छे से डुप्लीकेट किया। तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच। रश्मि मैडम, सभी ने आपके लिए जो चीजें बोली आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे मालूम है जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, यस या नो। पर वाकई में आपने रिकॉर्डिंग की होगी तो जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। बस एक ही मैसेज दूंगी जो मैं सभी को देती हूँ, सीखना बंद तो जीतना बंद। सही है, जैसे आपने पेंसिल के नियम बताए, हमें अपने आप को शार्प करना है करना है करना है। वाकई में ये शार्पनेस दुनिया देखती है, फील करती है। आज आपने जो ट्रेनिंग दी सबको फीलिंग आ रही है। जितने मेरे यहाँ फ्रेशर एसोसिएट हैं उनको भी ये बोलूंगी कि अगर रश्मि मैडम कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। बस ये बोलूंगी नॉलेज लेवल के हिसाब से बढ़ना ही चाहिए। आज फ्रेशर हैं, ये नॉलेज है, फिर आप सिल्वर की नॉलेज लेंगे, गोल्ड की नॉलेज लेंगे। सीखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा कि लेवल बढ़ने के साथ साथ हमारा नॉलेज भी बढ़ना चाहिए। यस या नो। चलिए दोस्तों, रश्मि मैडम एक बार बहुत बहुत फिर से आपको बधाई। आप बारी है उन नवीनों की जिन्होंने जूम मीटिंग के माध्यम से तो नहीं मगर वीडियो अपना भेजकर शर्मा सर को इम्प्रेस किया और उन्हें थर्ड, सेकंड और फर्स्ट प्राइज के लायक समझा। तो दोस्तों, नाम जाने के लिए शायद एक्साइटेड होंगे, क्या पता उनको मौका मिल जाए जूम मीटिंग में अपनी बातों को रखने का। यस या नो। मजा तो आता है कि कोई मुझे सुने। यस या नो।
मगर सुनने से पहले, सॉरी, सुनाने से पहले एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखिएगा, बोलेगा वही जो सुनेगा, बोलेगा वही जो सुनेगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही चीज बोलूंगी, कहा जाता है कि अच्छा वक्ता वही बन पाता है जो अच्छा श्रोता होता है। क्लियर बात है? हम ये सोच रहे हैं कि मैं किसी को सुनूंगा नहीं मगर मुझे लोग सुने। तो फिर एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे बोलना है तो मुझे उससे पहले सुनना होगा। आज रश्मि मैडम ने बोला, मतलब लगातार 1 महीने से ऊपर हो गई ट्रेनिंग लेते हुए, उन्होंने लगातार सुना है, इसलिए आज लोगों ने उनको सुना है। यस या नो? तो दोस्तों हम भी बोलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं लोग हमें सुने, तो हमें भी पहले लोगों को सुनना होगा। यस या नो? चलिए, अब अचीवरों का नाम लेने का टाइम आ गया है। तो कांग्रेचुलेशंस, 3rd पोजीशन पे है सुषमा राजपूत मैडम, उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जूम मीटिंग के माध्यम से काफी लोगों से परिचय होने लगा है, चेहरे से नहीं, नाम से तो हम जानने ही लगे हैं। यस या नो? दूसरे नंबर पे हैं सुप्रिया मैडम, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और शर्मा सर ने दूसरे नंबर पे 2 लोगों का नाम दिया है, पहला नाम है सुप्रिया मैडम और दूसरा नाम है अर्चना दान मैडम। इनके साथ तो मैंने काम किया है, वो रायपुर की रहने वाली है। तो सुषमा मैडम, सुप्रिया मैडम और अर्चना मैडम, बहुत 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 पूरी ईडब्ल्यूएल की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई है। अब दोस्तों उनका नाम मैं लेने जा रही हूँ जो फर्स्ट अचीवर है। वाकई में दूसरों को पछाड़ कर जो आगे बढ़ जाता है वो पहला होता है, सही है? जीता, बोलते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। 1 मिनट या 1 कदम का फर्क होता है फर्स्ट सेकंड में, तो इनके अंदर कुछ बात होगी, तो सर ने पहला नंबर उनको दिया हुआ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये सारे वीडियो जो आप भेजते हैं, वाकई में टाइम हो ना हो, हम ये सोचते हैं, आप सोच के देखिए लीडर कौन होता है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग ये बोल रहे होंगे, मैडम टाइम नहीं मिलता, दिन भर तो ट्रेनिंग लेते रहते हो, टाइम कहाँ से मिलेगा? आप सोच के देखिए वो लीडर कैसा है जो जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहा है, ट्रेनिंग देने के लिए स्लाइड भी बना रहे हैं, ट्रेनिंग ले भी रहा है, उसके बावजूद आप समझ पा रहे हो जूम मीटिंग में लगभग कभी 80 कभी 90 लोग रहते हैं। एक एक का वीडियो देखना, किसी की वीडियो 9 मिनट के, किसी का वीडियो 10 मिनट के, किसी का वीडियो 3 मिनट का। आप सोचो एक एक वीडियो को देखना, उसके बाद चुनाव करना। सीनियर के पास टाइम रहे ना रहे, वो पूरी चीजों को बारीकी से देखता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है करने को और हम झल्ला रहे हैं कि मैं कितना करूंगा। तो आप सोच के देखिए, जब मैं अकेला ये सोच रहा हूं कि मैं अकेला कितना करूंगा, तो हम जिस दिन डायमंड बन गए तो 10,000 का नेटवर्क को संभालेंगे कैसे? यस या नो? तो मैंने कल ही बोला था, पी फॉर पेशेंस। सर ने एक चीज बोली थी कि अगर डायमंड जाना है तो पी फॉर पेशेंस हमारे अंदर रहना चाहिए हर जगह। जूम मीटिंग के माध्यम से बार बार बोला जा रहा है, फिर भी काफी लोग आउट हो जा रहे हैं, जबकि आपको पता है हमारी ट्रेनिंग ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटे चलती है, अभी भी 2:30 नहीं बजे है। यस या नो? मगर हमारे अंदर 1.5 घंटे का पेशेंस नहीं है दोस्तों। हम ये जानना ही नहीं चाहते कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। हम जानना ही नहीं चाहते कि जिसने बेचारे ने ट्रेनिंग दी है उसने रात भर 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे बच जाते हैं, उस ट्रेनिंग की पूरी तैयारी की है और उसे मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हम उसकी तपस्या को गाली देते हैं। जैसे टीना मैडम टीचर है, उनकी भाषा में बताऊंगी। टीना मैडम किसी को श्रद्धा से कुछ सिखाती है, मगर उनकी श्रद्धा को वो नजरअंदाज कर देता है, तो मुझे लगता है कि उसकी तपस्या को वो गाली दे रहा है। यस या नो? किसी के पीछे आप इतनी मेहनत करते हैं और हम उसे सुन नहीं रहे, तो एक चीज है, हम किसी की तपस्या का आदर नहीं करते तो हमारी तपस्या का कोई आदर नहीं करेगा। और तपस्या तो एक ऐसी चीज है कि भगवान को जमीन पर उतरने पे मजबूर कर देती है दोस्तों। जिसने भी स्लाइड बनाया, जिसने भी जो भी किया, A to Z सारे एसोसिएट की बात कर रही हूँ, ना कि मैं सिर्फ रश्मि मैडम की बात कर रही हूँ, चाहे वो मेरे कोई भी एसोसिएट हो। आपको क्या लगता है रश्मि मैडम ने जो भी बातें बोली, क्या मुझे पता नहीं थी? क्या लगता है आपको? कहने का मतलब 4 सालों में पेंसिल के 5 नियम को यहाँ पर कई लोगों ने 50 बार सुना होगा। मैं अपनी बात नहीं करूं, यहाँ मेरे जो टोपाज है, नेबो लीडर है, उन्होंने पेंसिल के 5 नियम को पहली बार नहीं सुना है, मगर क्या जरूरत आन पड़ी कि हमने रश्मि मैडम को फिर से सुना।
टीना मैडम आपने पेंसिल के 5 नियम की ट्रेनिंग ली है या नहीं? मगर आज रश्मि मैडम को ध्यान से सुना कि नहीं सुना? क्योंकि मैंने एक चीज बोल दिया है, सीखना बंद तो जीतना बंद। मैंने फिर बोला है, सीखने के समय हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति गुरु है, वो व्यक्ति गुरु है, उससे हमें कुछ सीखना है। चलिए आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो फिर समझाती हूँ। हमारे धर्म में जिस दिन बिटिया की शादी होती है, कुछ घर में बिटिया का पैर पूजा जाता है, किसी घर में बेटी का पैर नहीं पड़ते। पर मैं आपको बता दूं, जैसे मैं अपने घर की बात करूं, हमारे यहाँ बिटिया का पैर नहीं पड़ते, मगर मेरे ससुराल में बेटी का पैर पड़ा जाता है। पर जिस घर में बेटी का पैर नहीं भी पड़ा जाता, पर जिस दिन शादी होती है, जिस दिन शादी होती है, लड़की को लक्ष्मी और लड़के को नारायण रूप मानकर उसका पैर सब पड़ते हैं, हाँ या ना? चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। उसी तरह जो भी ट्रेनिंग देने आता है वो एक गुरु माना जाता है, वो गुरु के स्थान पे बैठता है। वो हमसे लेवल में छोटा हो चाहे हमसे लेवल में बड़ा हो, हमें उससे सीखना चाहिए, हमें उससे सीखना चाहिए। यही कारण है कि आज यहाँ टोपाज एंड एबल लीडर बैठे हैं, एक एक बातों को आपकी सुनते हैं, मगर कुछ लोगों को मैं देखती हूँ आउट हो जाते हैं। उसके बाद फील्ड में ये बोलेंगे, मैडम मेरे साथ टीम क्यों नहीं बन रही है? क्वेश्चन आता है। टीम हमारे कर्मों से नहीं बन रही है और टीम हमारे कर्मों से बन रही है, दोनों चीजें दोस्तों। ज्यादा नहीं बोलूंगी, सभी समझदार हैं। फिर बोलूंगी, वाकई में सच दिल से इस बिजनेस को कर रहे हो तो इस सारी चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अब बेकरार होंगे आप, फर्स्ट प्राइज जिन्हें फर्स्ट नंबर मिला हुआ है, चलिए उनका नाम मैं बता देती हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। उनका नाम है जोईता भट्टाचार्य। जॉय दादा, श्यामली दीदी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत टैलेंटेड बिटिया है आपकी। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि आज के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, अगर इस बिजनेस को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। बिटिया बिजनेस करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, पर एक चीज समझ में आता है कि इस बिजनेस के माध्यम से वो बहुत कुछ सीख रही है, जो स्कूल में सीखने नहीं मिल रहा वो यहाँ सीख रही है। बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि आपने मुझे भी वीडियो भेजा है, मैंने देखा, काफी अच्छे, कम उम्र में काफी अच्छी चीजें वो बता पा रही हैं। तो जोईता बेटा बहुत बहुत बधाई आपको पूरी टीम की तरफ से। तो मेरे जितने भी अचीवर थे जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं आप सभी को बधाई देती हूँ। अपने वीडियो निरंतर भेजते रहिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टीवी पे नहीं भी बोल, सॉरी जूम मीटिंग में नहीं भी बोल पा रहे हैं तो हम अपने सीनियर को अपनी आवाज जरूर भेजें, सही है। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ कल नए लीडर के साथ हम मिलेंगे 1 बजे, शार्प 1 बजे, यस या नो? तो इसी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड डे दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।